नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। गजा में जो युद्ध चल रहा है इजरायल और हमास के बीच में, इस युद्ध विराम को रोकने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, इनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर का एक अनुच्छेद है इसे लागू कर दिया गया है। तो ये अनुच्छेद क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर का अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स 99 है, ये महासचिव को जो एंटोनियो गुटेरेस है अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करने के लिए, यह सुरक्षा परिषद जो होती है सिक्योरिटी काउंसिल, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस आर्टिकल को लागू किया जाता है। ये किसके द्वारा लागू किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के द्वारा। तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, उनके द्वारा इसे लागू कर दिया गया है। हालांकि बहुत कम ही समय शायद ही कभी आया था जब अनुच्छेद 99 लागू किया गया था। ये लागू तभी किया जाता है कि जब सुरक्षा परिषद जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो इसमें इंटरफेयर करे, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देती है। एक बार 1960 के दशक में बेल्जियम के जो औपनिवेशिक शासन का जब अंत हुआ था, उसमें कांगो गणराज्य में उथल पुथल हो गई थी। तो उसमें जो फ्रांस की 1961 यानी 1961 में जो फ्रांस की नौसेना है और वायुसेना, इसके हमले के खिलाफ ट्यूनीसिया की जब शिकायत की गई थी, तब इसकी बात चल रही थी कि जो आर्टिकल 99 है इसे लागू किया जाए। तो अभी फिलहाल गजा में जो चल रहे युद्ध है उसको युद्ध विराम के लिए आर्टिकल्स 99 जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का है इसे लागू कर दिया गया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा यानी कि वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा पत्र है। हाल ही में COP 28 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो 28वां सम्मेलन है, फिलहाल इस कहाँ हो रहा है? दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हो रहा है। इस पत्र पर जो ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा पत्र है, इस पर अमेरिका, कनाडा, केन्या सहित टोटल 63 देश यानी 63 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है। इसका लक्ष्य यही है ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा पत्र का। इसका लक्ष्य है कि 2050 तक कूलिंग सिस्टम के द्वारा जो ग्लोबल वार्मिंग में उत्सर्जन होता है, जो कार्बन का उत्सर्जन होता है ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है, वो जो उत्सर्जन है उत्सर्जन को 2050 तक कम करना है। कितना तक कम करना है? 68% तक, यानी कि 68% तक उसे कम कर देना है। फिलहाल यानी इसमें जो AC होती है, रेफ्रिजरेटर होता है, इन सब सारे उपकरणों में इस्तेमाल होता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये सब ये है क्या? ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ है। इसी को कम करने के लिए, यानी कि जब उत्सर्जन उसका कम होगा तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी कमी आएगी। तो इसी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए और जलवायु अनुकूल रसायनों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया, इसी के लिए एक ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा पत्र लाया गया था। कहाँ पर? दुबई के अंदर जो COP 28 हुआ था, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 28वां सम्मेलन हुआ था दुबई की अध्यक्षता में, यानी UAE की अध्यक्षता में। नेक्स्ट गुयाना और वेनेजुएला है। ये चर्चा में क्यों है? इन दोनों के बीच में एक विवादित क्षेत्र है जिसका नाम है एस्कीमो। यह संसाधन संपन्न क्षेत्र है। इसको लेकर दोनों देश क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि यह क्षेत्र मेरा है, यह क्षेत्र मेरा है। यह पेट्रोलियम से संबंधित, कोयल से संबंधित एक संसाधन संपन्न क्षेत्र है। हालांकि यहाँ पर फिलहाल में जो गुयाना है इसके कब्जे में ये क्षेत्र है एस्कीमो, जो एस्कीमो रिवर से इसी के पश्चिम में स्थित यह क्षेत्र है। इस पर अभी कब्जा, यहाँ पर जो गुयाना है ये अपनी आर्मी को डिप्लॉय करके रखा है। हालांकि जो वेनेजुएला है ये भी इस पर क्लेम करता है, दावा करता है। तो दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। इसको लेकर, इस क्षेत्र को लेकर भारत गुयाना के प्रमोट करता है, मतलब गुयाना के पक्ष में अपना मत देता है। भारत इसलिए सपोर्ट करता है गुयाना का क्योंकि गुयाना में भारतीय प्रवासी अधिक रहते हैं। कुछ देश अलग अलग चलते हैं, वहीं चाइना अपना कूटनीतिक खेल खेलता है, वो अपने फायदे के चक्कर में पड़ा रहता है। तो ये था दोनों के बीच में। इस क्षेत्र के बारे में याद रखिएगा, एस्कीमो क्षेत्र एस्कीमो रिवर के पश्चिम में है। किन दो देशों के बीच में विवाद है? तो गुयाना और वेनेजुएला। गुयाना और वेनेजुएला ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका महाद्वीप के दो देश हैं। नेक्स्ट ग्राम मानचित्र ऐप के बारे में दिया है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ग्राम मानचित्र ऐप लॉन्च किया गया है।
हालांकि जो ग्राम मानचित्र योजना है ये चल रही है 2019 से चल रही है। इसे लॉन्च करने वाला पंचायती राज मंत्रालय ही है। इसका उद्देश्य यही है कि ग्राम पंचायत द्वारा जो भी स्थानिक योजना है उसको प्रोत्साहित करना, जो स्थानीय रूप से ग्राम पंचायत के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उसको और भी प्रमोट करना है। तो इसके पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। ग्राम मानचित्र ऐप के संबंध में यह जानकारी केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री जिनका नाम है कपिल मोरेश्वर पाटिल, इनके द्वारा लोकसभा में एक लिखित उत्तर के द्वारा दिया गया था। तो ये लॉन्चिंग है ऐप। अभी तो ऐप लॉन्च हुआ है लेकिन ग्राम मानचित्र तो लॉन्च हुआ है 2019 में ही। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यही है कि GIS यानी कि जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है इसका इस्तेमाल करेगा, प्लस भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेगा। इन दोनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस ऐप के द्वारा जो भी डेटा है, जानकारी है, एक जगह इकट्ठा हो जाएगी। इससे जो पंचायती राज मंत्रालय है इस डेटा का इस्तेमाल करके ग्रामीण क्षेत्र पर जो भी उसे योजना बनाना होगा उसके लिए यह सुविधा प्रदान कर देता है। ये था मानचित्र के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे। चंद्रयान 3 चर्चा में क्यों है? हाल ही में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा चंद्रयान 3 का जो प्रोपल्सन मॉड्यूल्स है ये पृथ्वी की कक्षा में चंद्रमा कक्षा छोड़कर पृथ्वी की कक्षा में वापस आ गया। यानी चंद्रयान को ले जाने वाला, जैसे मान लेते हैं ये चंद्रमा है, ये है पृथ्वी, अर्थ है, ये है मून। अभी तो जो मॉड्यूल्स था चंद्रमा का कक्षा लगा रहा था। चंद्रमा का कक्षा लगाने के बाद जैसे ही यहाँ पर लैंड कर गया चंद्रयान 3, ये जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है ये कक्षा छोड़कर चंद्रमा का पृथ्वी की कक्षा में वापस आ गया है। पृथ्वी की कक्षा में वापस आ गया तो इसीलिए चर्चा में आ गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। उसके पहले जान लेते हैं कि अन्य देशों के द्वारा जो मून मिशन है किस नाम से संचालित किए गए थे। मून मिशन टू मून्स। आर्टेमिस ये भी मून मिशन है यानी कि चंद्र मिशन है, यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका का है। फिर उसके बाद चंद्रयान 3 ये इंडिया का है। फिर उसके बाद चांग-ई ये भी मून मिशन है, ये चाइना के द्वारा चला जा रहा है। लूना 25 ये भी चंद्र मिशन है, ये रसिया के द्वारा चलाया गया था। हालांकि ये सक्सेस नहीं हो पाया था, हाल ही में क्रैश कर गया था। तो आइए चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 जो भारत का सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था, उसके अगले संस्करण के रूप में लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3, जो कि सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर गया है चंद्रमा की दक्षिणी साउथ पोल पर। प्रक्षेपण यान मार्क 3 यानी कि LVM-3 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किसको? चंद्रयान 3 को। स्थान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया था। इसकी संरचना में स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल लगा हुआ है, एक प्रोपल्सन मॉड्यूल लगा हुआ है और एक रोवर शामिल है। तो वही प्रोपल्सन मॉड्यूल को लेकर चर्चा में आ गया था। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। लैंडर्स होता है कि अंतरिक्ष यान जो किसी खगोलीय पिंड की सतह पर उतरता है आसानी से। यहाँ पर देखिए ये है लैंडर्स जो सतह पर इसे उतारता है। फिर उसके बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल्स क्या होता है, इसको ले जाता है, जो कक्षा में ले जाने का काम करता है प्रोपल्सन मॉड्यूल्स। इसके एक शीर्ष के तरफ तो लगा रहता है सोलर पैनल्स जो इसे ऊर्जा प्रोवाइड्स करता है। इसके दूसरे शीर्ष पर एक सिलेंडर आकार का एक बॉक्स जैसी संरचना होती है, ये इसे ले जाने में मदद करता है। तो ये अभी मॉड्यूल्स इसे वापस पृथ्वी की कक्षा पे आ रहा है, चंद्रमा की कक्षा में से वापस आ रहा है। इसके साथ एक रोवर भी है। रोवर यहाँ पर देखिए ये 4 पहियों वाला छोटा सा रोवर होता है जो ऊबड़ खाबड़ स्थान पर यानी चंद्रमा के ऊपर ऊबड़ खाबड़ स्थान पर ये चलता है। और चलने के बाद जो भी यहाँ पर सतह है उसकी जो संरचना है उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड्स कराता है। भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है इसका लक्ष्य था कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट और सुरक्षित लैंडिंग कराना, और जो रोवर है वो वहाँ पर चंद्र की सतह पर घूमकर जो सुरक्षित है यानी कि अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा और वैज्ञानिकों का जो उस पर जो भी चीज़ मिलेगी उस पर रिसर्च करने के लिए यथास्थिति जानकारी प्रोवाइड्स कराएगा। हालांकि इसमें जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है इसमें आर्बिटर्स नहीं है, क्योंकि जो आर्बिटर्स है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं चंद्रमा के। तो आर्बिटर्स अभी जो चंद्रयान 2 था उसका आर्बिटर्स अभी एज इट इज यानी कि वो कक्षा में अभी काम कर रहा है, तो इसलिए इस बार आर्बिटर लॉन्च नहीं किया गया था। तो ये था मॉड्यूल्स के बारे में। आज की न्यूज़ इतना ही है। थैंक यू।